नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वाली सीरीज में, या पाश्चात्य राजनीतिक विचार वाली सीरीज में। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम जॉन लॉक वाले टॉपिक को आज क्लियर करने वाले हैं। इसके अंतर्गत जॉन लॉक में हमें चर्चा करनी है दोस्तों, विशेषकर दो सिद्धांतों पर, है ना। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो एग्जाम में दोनों ही सिद्धांतों में से कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। हो सकता है समझौते के सिद्धांत पर पूछ लिए जाए, या फिर हो सकता है कि प्राकृतिक अधिकार वाले सिद्धांत से पूछ ले जाए। दोनों सिद्धांत आपके लिए जरूरी है दोस्तों, और इसी कारण से मैं आज के सेशन में, आज के इस लेक्चर में कोशिश करूंगा कि दोनों सिद्धांत आज के एक ही सेशन में कंप्लीट हो जाए। अगर पॉसिबल हुआ 45 मिनट के अंदर अगर कवर हो पाए तो संभवतः हम दोनों को कवर करेंगे, अन्यथा फिर सेकेंड पार्ट इसका लेकर के आना ही पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। कारण रीजन ये रहता है मेरा भी कि समय का हमें कुछ एग्जैक्टली आइडिया नहीं रहता है। रीजन क्या है कि छोटा करने का प्रयास करेंगे तो जो विस्तार हम देने का प्रयास करते हैं आप लोगों को, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, पूरा विस्तार नहीं हो पाएगा, है ना। जिस कारण से समय का कुछ एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि कौन सी क्लास कितना टाइम चलने वाली है, आधा घंटा चलेगी या 1 घंटा। चलिए दोस्तों, सेकेंड यूनिट अभी हमारी चल रही है इसके अंतर्गत, और सेकेंड यूनिट में ये थर्ड टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड टॉपिक में ना, जिसमें हमें जॉन लॉक पर चर्चा करनी है। जैसे कि आप सभी अच्छे से जानते हैं दोस्तों, हमारे सभी लेक्चर जितने भी होते हैं पूरे टॉपिक वाइज टॉपिक होते हैं, और अभी तक हमारे 14 लेक्चर इस सीरीज में हो चुके हैं, ठीक है ना। जिसमें हम पूरे क्रम से सभी जो भी पाश्चात्य विचारक है, राजनीतिक विचारक विद्वान रहे हैं, उन सब पर हमने चर्चा की है। इसी क्रम में जॉन लॉक पर आज हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद में रूसो पर डिस्कस करेंगे, इसी के साथ में थर्ड यूनिट पर हम मूव कर जाएंगे, ठीक है ना। आइए दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करें उससे पहले एक बात और ये जान ले कि आज के इस लेक्चर में हमें किन किन बिंदुओं पर फोकस करना था, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो दोनों सिद्धांत मैं आपको बता ही चुका हूं। दो सिद्धांत ऊपर वाली जो स्लाइड आप देख रहे हैं दोस्तों, उसमें हम सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, जिसमें 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम इस सिद्धांत को समझेंगे, सिद्धांत क्या है, इसके बाद इस सिद्धांत की विशेषता, और फिर छोटा सा एक निष्कर्ष देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में सेकंड वाली स्लाइड में हम देखेंगे कि इसमें जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है उसमें लोक ने क्या कहा है, या क्या होता है ये प्राकृतिक अधिकार, क्या है प्राकृतिक विधि, क्या है ना। और ये जो स्वचालित दंड की स्वचालित व्यवस्था है वो क्या होती है, तो इनको हम समझने का प्रयास करेंगे दूसरे वाले सिद्धांत में। क्लियर है यहां तक का ना। तो दोस्तों, आप लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पूरे पहले ही क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो ये 1-2 मिनट मैंने आपको लेकर के आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर किया, ठीक है। अब हम सेशन को स्टार्ट करेंगे, और अब सभी जितने तथ्यों पर हमने चर्चा की उनका 1 बाय 1 करके उनको समझने का अब पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अब दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा, एक सेकेंड कमेंट है। गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, तो देखिए, अगर आप कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो इससे पहले आपको याद होगा हमने एक थॉमस होब्स वाला सेशन लिया था लेक्चर नंबर 14 में। तो उसमें भी हमने सामाजिक समझौते का सिद्धांत पढ़ा था, थॉमस होब्स का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट देख लीजिए, है ना, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट विजिट करेंगे तो आपको सभी सेशन टॉपिक वाइज टॉपिक मिल जाएंगे। तो थॉमस होब्स का जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत था, एज इट इज आप मान सकते हैं कि हूबहू कुछ ऐसा ही सिद्धांत यहां पर जॉन लॉक ने दिया है। जिस तरह से थॉमस होब्स ने कहा था कि जो समाज की उत्पत्ति हुई है या राज्य की उत्पत्ति हुई है, वो दोनों की ही उत्पत्ति उस समाज में रहने वाले लोगों के आपस में समझौते का परिणाम है, ठीक है ना। तो वही बात यहां पर जॉन लॉक ने भी की है, कुछ बातों में चेंजेस करते हुए। हालांकि थॉमस होब्स को पढ़ने के बाद में जॉन लॉक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन चूंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना पड़ता है, इस कारण से मैं सेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अन्यथा आप बाद में बोलेंगे कि सर जो है सिर्फ थॉमस होब्स पढ़ाया आपने और जॉन लॉक को नहीं पढ़ाया, एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से देखने को मिला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ लीजिएगा, बाकी ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है इसमें।
ठीक है ना, जिसमें आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिले। मैं वहां पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता हूं कि इस पूरे सेशन को ध्यान से पूरे विस्तार से पढ़िए, और इस जॉन लॉक वाले इस टॉपिक को आपको सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से ही पढ़ना है, और मैं आप लोगों के लिए उतना ही डेटा लेकर आया हूं जितना आपके एग्जाम के लिए दृष्टिकोण, माफ कीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से उचित है, उपयोगी होगा, उतना ही। ठीक है ना, आइए तो शुरू करते हैं दोस्तों सेशन। जॉन लॉक को लेकर के क्या कहा है, माफ कीजिएगा, सामाजिक समझौते को लेकर के जॉन लॉक ने क्या कहा है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। वैसे तो हूबहू जो थॉमस होब्स ने कहा था वही विचार इनके रहे हैं। तो जॉन लॉक का सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संबंध में है, ये बात आप सब जानते हैं, है ना। लोग भी होब्स, थॉमस होब्स की ही तरह राज्य की उत्पत्ति का कारण किसको मानते हैं दोस्तों, समाज के समझौते को मानते हैं ना, सामाजिक समझौते को मानते हैं। ये क्या होता है सामाजिक समझौता, अगर कोई नया स्टूडेंट है तो वो समझ ले, हालांकि जो कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो वो तो अब तक समझ चुके हैं कि सामाजिक समझौता एक्चुअल में क्या होता है। सामाजिक समझौते का मतलब यह है दोस्तों कि जब लोग प्राकृतिक अवस्था में, शुरुआती अवस्था में थे, तो उन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, अपनी संपत्ति की, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए एक एक समूह बनाया, ऐसा समझ सकते हैं, या एक राज्य की स्थापना की, और अपने सारे अधिकार उस समूह को सौंप दिए, समूह या राज्य को। ठीक है ना, तो अपने संपूर्ण अधिकार समाज को सौंप देना, समाज मतलब कि उस समूह विशेष को जो आगे चल के राज्य बना, है ना, तो उस राज्य को सौंप देना ही क्या है, ये आपस में समझौता है ना। तो समाज के सभी लोगों के द्वारा, सभी लोगों के साथ आपस में किया गया समझौता ही सामाजिक समझौता कहलाता है, जिसके द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है। किसके अनुसार, थॉमस होब्स और जॉन लॉक के अनुसार। यहां तक का क्लियर है। अब आगे बात करें दोस्तों, तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की जो कठिनाइयां थी मनुष्य के पास में, उन कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए ही सभी लोगों ने आपस में मिलके समाज की स्थापना की है। ठीक है ना, तो लोक ने आगे यह भी कहा है कि समझौता सब लोगों ने सब लोगों के साथ किया है। समझौता जो है सभी लोगों ने मिलकर के, सभी लोगों के साथ, एक दूसरे लोगों के साथ में यह समझौता किया है। यह सामाजिक और राजनीतिक दोनों प्रकार का समझौता है। जो समझौता इन्होंने किया है, समाज ने किया है, समाज के लोगों ने किया है, यह समझौता सामाजिक भी है और राजनीतिक भी है। क्यों है भाई दोनों, क्योंकि सामाजिक इस दृष्टिकोण से है कि यह एक समाज की स्थापना करता है, क्योंकि राज्य या समाज से पहले लोग बिखरी हुई अवस्था में रहते थे, प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। ठीक है ना, तो आपस में मिलकर के समझौता करने के बाद ये एक समूह में रहने लगे, तो जिससे क्या हुआ, एक समाज का विकास हुआ। तो इस कारण से यह समझौता एक सामाजिक समझौता भी था, और साथ ही साथ में अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए इन्होंने एक राजनीतिक संगठन बनाया, जिसको अपने संपूर्ण अधिकार सौंप दिए। तो इस दृष्टिकोण से यह समझौता राजनीतिक समझौता भी कहलाया। क्लियर है। तो दोस्तों यहां पर ये देखिए, इसके अंतर्गत, इस समझौते के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को समर्पित करने के लिए सहमत हो जाता। समाज में जितने भी लोग हैं सब अपने अधिकारों को उस समूह विशेष को समर्पित करने के लिए सहमत होता है ना। तो लोक ने यह बात स्पष्ट, हालांकि यहां पर एक दोस्तों यहां विसंगति है। विसंगति यह है कि लोक ने यहां पर इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि समाज और शासन की स्थापना, देखिए यहां पर समाज की स्थापना और शासन की स्थापना, इनकी स्थापना करने के लिए क्या अलग अलग समझौते होने चाहिए, क्या अलग अलग समझौते हैं या फिर एक ही समझौता है। समझिए कहानी को, लोक ने यह स्पष्ट नहीं किया है अपने सिद्धांत में कि समाज की स्थापना के लिए अलग समझौता होगा और शासन की स्थापना के लिए अलग समझौता होगा, या फिर दोनों की स्थापना के लिए एक ही समझौता होगा। यह स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसने जिस प्रकार के विचार रखे हैं, उन विचारों से विभिन्न विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है, मतलब कि कुछ विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अलग अलग, दोनों के लिए अलग अलग समझौते होंगे, और कुछ विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है कि दोनों के लिए एक ही समझौता होगा, अर्थात कि एक ही समझौते से दोनों का काम चल जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों।
ओके, एक सेकेंड। क्लियर दोस्तों, ये स्लाइड एक बार पढ़ लीजिएगा आप, एक रीडिंग लगा लीजिए इसकी, एक रीडिंग लगा लीजिए इसकी, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ओके, चलिए। तो दोस्तों ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत, यहां तक के विचार कंप्लीट हुए आप लोगों के, है ना। देखिए हुबहू वही तो है जो हमने थॉमस होब्स के सेशन में पढ़ा था, वही सब कुछ विचार यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक दो लाइन और देख लेते हैं यार। तो लोक ने आगे कहा है कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में जब रहता था तो वहां पर प्रकृति के सभी अधिकार उसके पास थे, लेकिन फिर भी वो अच्छी अवस्था में नहीं रहता था। अब क्यों कहा ऐसा कि जब देखिए लोग का मानना ऐसा है, जो लोग का मानना है कि जब व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहता था तो उस अवस्था में व्यक्ति के पास प्रकृति के द्वारा दिए गए सभी अधिकार थे, परंतु फिर भी उसकी दशा अच्छी नहीं थी। और ये दशा अच्छी नहीं होने के कारण ही लोग एक समाज के निर्माण की ओर आगे बढ़े। ये विशेष कारण मानते हैं समाज के निर्माण का, लोग ये विशेष कारण मानते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें कुछ कमियां थी। प्राकृतिक अवस्था में कमियों ने ही समाज का निर्माण किया है ना। तो प्राकृतिक अवस्था में क्या कमियां थी उसमें, तो कुछ सबसे बड़ी जो कमियां थी दोस्तों, वो कमियां कुछ ऐसी थी कि इस अवस्था में, इस प्राकृतिक अवस्था में दंड देने के जो नियम थे वो अनिश्चित थे और अनियमित थे, जिसके कारण क्या होता था कि उसमें बहुत ज्यादा उनको कठिनाइयां होती थी, है ना। कि समान अपराध के लिए समान दंड की व्यवस्था नहीं थी, विवेक के अनुसार दंड दिया जाता था, है ना। तो इस कारण से वे एक व्यवस्थित शासन चाहते थे, या व्यवस्थित नियमों की एक श्रृंखला चाहते थे, या व्यवस्थित नियम चाहते थे जिन नियमों के आधार पर अपराधी व्यक्ति को दंडित किया जा सके, है ना। तो एक मतलब कुल मिलाकर के एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे ये, जिसके माध्यम से एक समाज की ऐसी स्थापना हो जिसमें एक शासन व्यवस्था हो, जिसमें दंड की एक नियमित, एक निश्चित अवस्था हो, जिसके आधार पर समाज का उचित रूप से या सुचारू रूप से संचालन किया जा सके। क्लियर है। तो इसी कारण से वे अपने कुछ लोगों को नियुक्त कर, अब इसमें क्या किया उन लोगों ने कि जब ये अव्यवस्थाएं थी प्राकृतिक अवस्था में, तो इस कारण से या उस अव्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए कुछ लोगों को उन्होंने, मतलब समाज के सभी लोगों ने मिलकर के कुछ लोगों को नियुक्त किया, मतलब एक संगठन बनाया, कुछ लोगों को नियुक्त किया जिन्हें शासन बनाया, सरकार बनाया, है ना। और उस संगठन को, उस सरकार को अपने संपूर्ण अधिकार सौंप दिए, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमें इसके द्वारा ही, देखिए इसके माध्यम से ही हमें आज देखिए अधिकार, विधायिका, कार्यपालिका की शक्ति, शासन, समाज के उदय का मूल प्राप्त होता है, मतलब जानकारी प्राप्त होती है किसकी, अधिकारों की, विधायिका की, कार्यपालिका की, शासन की, समाज की, इनका उदय कैसे हुआ, है ना। इसके उदय होने की जानकारी हमें आज इसके माध्यम से प्राप्त होती है। क्लियर है दोस्तों। इसी के साथ में अब हम बात करेंगे कि सामाजिक समझौता सिद्धांत जो हमने अभी तक देखा है, एक सामान्य सा सिद्धांत है यार, कुछ भी तो नहीं है। समाज के सभी लोगों ने मिल करके आपस में एक समझौता किया, जिसके माध्यम से एक समाज का उदय हुआ और एक शासन का उदय हुआ, है ना। और अपने संपूर्ण अधिकार उन लोगों को सौंप दिए, उस संगठन को सौंप दिए। क्लियर है, ठीक है। और बाकी की जो अव्यवस्थाएं थे, जिनके, कौन सी अव्यवस्था, प्राकृतिक अवस्था में जो अव्यवस्थाएं थी, उन अव्यवस्थाओं के कारण एक समाज का जो है उद्भव हुआ, ठीक है ना। अब इस सिद्धांत की क्या विशेषता है, कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम इस प्रकार देखेंगे इसको, कुछ बिंदुओं के माध्यम से इस प्रकार देखेंगे, एक सेकेंड, ओके, है ना। तो कुछ 5 बिंदु हम इसके अंतर्गत देखने वाले हैं विशेषताओं के अंतर्गत। सामाजिक राजनीतिक समझौता, देखिए अब जो समझौते की हम बात करें, इसकी विशेषता क्या है कि एक तो ये है कि जो समझौता लोक ने बताया है, यह समझौता जो है सामाजिक भी है और राजनीतिक भी है, पहला। दूसरा, समझौता सर्वसम्मत है। यह समझौता कैसा है, सर्वसम्मत, मतलब सभी के द्वारा स्वीकार्य है, सभी के द्वारा स्वीकार्य है, सर्वसम्मत है। इसके बाद समझौता
सर्वकालिक है, सर्वकालिक है मतलब कि परमानेंट है, स्थायी है, हमेशा के लिए, है ना। वो सीमित शासन तंत्र की स्थापना, तो इस समझौते के माध्यम से निरंकुश शासन की स्थापना नहीं होती है, बल्कि एक सीमित शासन तंत्र की स्थापना होती है, जिसमें सर्वोपरि अंततः समाज ही होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है, प्राकृतिक विधि की मान्यताएं समाप्त नहीं होती है, प्राकृतिक अवस्था की समाप्ति होती है, प्राकृतिक विधि समाप्त नहीं होती है। क्या है इनका पूरा मूल भाव, इसको चलिए अंदर चल के एक एक करके इनको समझने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले सामाजिक व राजनीतिक समझौता। जो ये समझौता है, सामाजिक समझौता, जॉन लॉक ने राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौता बताया है, वो समझौता सामाजिक भी है और राजनीतिक भी है। कैसे है? तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की कठिनाइयों से उभरने के लिए, छुटकारा पाने के लिए मनुष्य समाज में प्रवेश करता है और उनके ऐसा करने से एक शासन की स्थापना होती है। ठीक है ना। तो लॉक के सामाजिक समझौते की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि वह सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही प्रकार का है। क्लियर है ना भाई? लोगों के आपस में मिलने से समाज का तो उद्भव हुआ ही हुआ, साथ ही साथ में एक शासन की भी स्थापना हुई। क्लियर है। नेक्स्ट है समझौता सर्वसम्मत है। समझौता, लोक ने जो समझौते, जिस समझौते की बात की है, जो समझौते की चर्चा की है, वह समझौता यथासंभव पूरी तरह से स्थायी समझौता है, स्थायी समझौता है। और इस संबंध में एक विद्वान वेपर साहब ने कहा है कि वह अर्थात कि लोक का जो समझौता है, लोक का जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत है, वह एक ऐसा समझौता है जिसके लिए सभी को सहमत होना चाहिए, फिर भी हालांकि वह सर्वसम्मत है, सब पक्षों को बहुमत के निर्णय को मानने के लिए सहमत होना चाहिए। क्योंकि जब तक लोग बहुमत के शासन के लिए सहमत नहीं होंगे, निर्णय नहीं किए जा सकते और राज्य नहीं चल सकता। मतलब बहुमत के साथ सहमत होना सभी लोगों का आवश्यक है। और इसी कारण से लोक का यह सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या है? सर्वसम्मत सिद्धांत है। क्लियर हो पा रहा है दोस्तों? ठीक है ना। डाउट आया ना यार, कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताया करें, ठीक है ना। क्योंकि मैक्सिमम यहाँ तो कमेंट टोटल यही देखने को मिलती है कि सर सब समझ आ रहा है ना। थैंक यू सो मच। कुछ अगर डाउट होना तो निसंकोच होकर के मुझे कमेंट करें, तभी मुझे पता चल पाया डाउट जा रहा है या नहीं जा रहा है ना। आपकी ये डाउट भरी कोई कमेंट नहीं आती तो इसका मतलब एक ही होता है, आपकी जगह इसका दो मतलब होते हैं, या तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ना, या फिर सब कुछ समझ आ रहा है। अभी दोनों में से कौन सा है, अब ये आप लोगों पे निर्भर करता है, तो आपकी कमेंट से पता चलेगा यार। चलिए, समझौता सर्वकालिक है। तो लोक के अनुसार ये समझौता स्थायी समझौता है, उसके द्वारा कभी कोई अलग, उस समझौते से कोई अलग नहीं हो सकता। लोक के अनुसार यह समझौता स्थायी समझौता होता है, स्थायी समझौता होता है। उससे कोई भी, मतलब इस समझौता जब एक बार हो गया तो उससे कोई भी अलग नहीं हो सकता। दोस्तों यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, यहां एक विसंगति भी आने वाली है। तो यहां पर देखिए दो पॉइंट है। पहले पॉइंट में लोग क्या कहते हैं, जॉन लॉक का कहना है कि ये जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, या कहें कि ये जो समझौता है ये सर्वकालिक है, मतलब हमेशा के लिए स्थायी है। इस समझौते से कोई अलग नहीं हो सकता है। अर्थात कि समझौते को स्वीकार करने के बाद कोई भी फिर वापस से प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता में नहीं जा सकता, प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता में नहीं रह सकता। लेकिन वहीं दूसरी बार उन्होंने यह भी कह दिया है, ये विसंगति आ जाती है, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि कोई बच्चा किसी देश या शासन की प्रजा के रूप में जन्म नहीं लेता। यह पॉइंट उन्होंने कह दिया। क्या कहा कि कोई बच्चा जो न्यू बॉर्न बेबी है, जो बच्चा अभी जन्म लिया है, तो वो कोई बच्चा जो जन्म लेता है वो किसी शासन की प्रजा के रूप में जन्म नहीं लेता है, मतलब वो स्वतंत्र है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो बच्चा जन्म लेता है वो स्वतंत्र है, वो अपनी मर्जी से चाहे जिस शासन को स्वीकार कर सकता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहीं भी संगति आ गई ना। एक तरफ इन्होंने कहा कि जो समझौता है वो स्थायी है, ये ऊपर तो कह रहे हैं कि समझौता स्थायी प्रकृति का है, ये कभी बदला नहीं जा सकता। वो नीचे कहते हैं कि जो कोई बच्चा जन्म लेता है वो किसी राज्य की प्रजा के रूप में जन्म नहीं लेगा,
मतलब वो स्वतंत्र है, मतलब वो बच्चा स्वतंत्र है, उसको पूरा अधिकार है कि वो बड़ा होकर के अपनी इच्छा के अनुसार समाज या राज्य को अपना सकता है। तो इसकी बात तो ये हो जाएगी कि राज्य की उत्पत्ति प्रत्येक हर पीढ़ी के साथ साथ बार बार उसकी उत्पत्ति हो राज्य की, है ना, राज्य की उत्पत्ति प्रत्येक पीढ़ी के साथ हो, क्योंकि जो भी बच्चा जन्म, एक बार समझौता हो गया, अब उसके बाद जो भी बच्चा जन्म लेगा वो स्वतंत्र होगा। तो जब ये जिसने समझौता किया था, जिस पीढ़ी ने समझौता किया था, वो पीढ़ी खत्म हो जाएगी, जब नई पीढ़ी फिर से समझौता करेगी, फिर से एक राज्य की उत्पत्ति होगी। तो यहां पर इस कारण से इनका ये समझौता का सिद्धांत है, यहां पर आपस में इनके ही विचार टकराते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। और इस बात को लेकर के फिर आलोचकों ने, जो भी आलोचक रहे हैं उन्होंने खूब लताड़ा उनको, खूब अच्छे खासी आलोचना की फिर इनकी, ठीक है ना। सीमित शासन तंत्र की स्थापना, तो जॉन लोक ने कहा है कि जो शासन तंत्र की स्थापना होती है समझौते के माध्यम से, वो ऐसा नहीं है कि सबने अपने संपूर्ण अधिकार उनको सौंप देंगे, तो वो शासन जो है निरंकुश हो जाएगा। निरंकुश नहीं होगा, बल्कि अंतिम जो सत्ता होगी, अंतिम जो शक्ति होगी, वो जनता के पास ही होगी, अर्थात कि शासन को चाहिए कि वो जनता के हित में ही कार्य करे, ठीक है ना। आइए आगे, नेक्स्ट लास्ट है, प्राकृतिक विधि की मान्यता समाप्त नहीं होती। तो जॉन लोक ने स्पष्ट कहा है कि सामाजिक समझौते के माध्यम से प्राकृतिक अवस्था समाप्त होती है। कौन सी प्राकृतिक अवस्था समाप्त होती है, प्राकृतिक विधि समाप्त नहीं होती। और चूंकि हालांकि ये वर्तमान में भी कई शासन तंत्रों में देखा जा सकता है, भारत सहित देखा जा सकता है कि आज भी हम न्याय व्यवस्था के अंतर्गत प्राकृतिक विधि को एक्सेप्ट करते हैं, नेचर ऑफ लॉ को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो नेचर ऑफ लॉ को हमने एक्सेप्ट किया है, स्टेट ऑफ नेचर को नहीं, ठीक है। तो जो प्राकृतिक जो पहले की अवस्था थी, उस अवस्था को तो एक राज्य ने उत्पत्ति के साथ ही समाप्त कर दिया, लेकिन प्राकृतिक विधि समाप्त नहीं हुई है, प्राकृतिक विधि को आज भी स्वीकार किया गया है। तो लोक ने इस संबंध में स्पष्ट कहा है कि प्राकृतिक विधि के दायित्व समाज में समाप्त नहीं होते। इस प्रकार से सामाजिक समझौते का सिद्धांत भी हमने शॉर्ट प्रकृति के माध्यम समझने का प्रयास किया है, उसकी विशेषताओं को समझने का प्रयास किया है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना डेटा बहुत पर्याप्त है, ठीक है ना। इतना पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड करके इसको आराम से इसका बार बार रिवीजन लगाइए, बहुत शानदार हो जाएगा। सभी नोट्स कंप्लीट, टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट नोट्स है आपके पास में, याद रखिएगा, है ना। सभी डिस्क्रिप्शन में सब कुछ प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को, बस आप डाउनलोड करें, ईमानदारी से पढ़िए, पढ़ेंगे सब मिलेगा आप लोगों को। दोस्तों, निष्कर्ष के रूप में हम ये मान सकते हैं कि लोक के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्रतिपादित सामाजिक समझौते के अंतर्गत समझौते के परिणाम स्वरूप सरकार को किसी प्रकार की मौलिक शक्ति प्रदान नहीं की गई है। मौलिक शक्ति क्या होती है, मतलब जो निरंकुश बना दे सरकार को, है ना, बल्कि उसके अंतर्गत उसकी शक्ति केवल प्रदत्त शक्ति है, दी गई शक्ति है, जो ली भी जा सकती है वापस, है ना। तो अंतिम रूप से समाज में ही वो शक्ति निहित रहती है। क्लियर है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत हो जाता है कंप्लीट, है ना। अब इसके बाद में दोस्तों हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर। इससे पहले थोड़ा क्लास का टाइम चेक कर लेते हैं, कितने टाइम चल चुकी क्लास। दोस्तों 23 मिनट मात्र हुए हैं, और प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लगभग 1 घंटे के आसपास क्लास चल सकती है। देखिए डेटा देखिए दोस्तों, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का ये कंप्लीट डेटा है प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत के अंतर्गत, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये देखिए, कोई अभी अरेंज भी नहीं किया गया है, इसको अरेंज भी करवाना है, थोड़ा शॉर्ट करवाना है इसको, ठीक है ना। तो दोस्तों एक काम करते हैं, इसके लिए हम एक सेशन और ले लेंगे, एक मतलब इसका सेकंड पार्ट और ले लेंगे, सेकंड पार्ट के साथ इसको कंप्लीट करेंगे। क्लियर है ना। लगभग वही 20 से 25 मिनट का सेशन होगा, अगले पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। और डोंट वरी यार, टेंशन ना लेना, अब इसको कंटिन्यू कर दिया हम लोगों ने, अब एग्जाम से पहले इसको 100% कंप्लीट करने जाएंगे। क्लियर है। मिलेंगे नेक्स्ट, इसी के नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों। ज्यादा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर आप देखिए लाइव देख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा रुक जाइए, और अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा ना वेट कर, आपको माफ कीजिएगा, वेट करने की आवश्यकता नहीं है। गर्मी के मारे कुछ भी बोले जा रहा हूं मैं, काफी ज्यादा गर्मी हो चुकी है ठीक है ना। तो अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, तो फिर आप एक काम कीजिएगा, अभी डिस्क्रिप्शन में है इसकी लिंक, वहां से इसको ओपन कर लीजिए, कंटिन्यू देखिए, कंटिन्यू कर सकते हैं आप। मिलेंगे नेक्स्ट इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।